हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है, क्योंकि बजट सत्र में शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब कांग्रेस और विपक्ष ने अडानी के मसले पर हंगामा न किया हो। कांग्रेस को लगा था कि अडानी के मसले पर वो सरकार को घेरेगी, मगर सरकार की ओर से पलटवार कर दिया गया। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने संसद में जो आरोप लगाए थे उस पर अब सबूत मांगा जा रहा है। Nothing will go on record. उम्मीद थी कि गौतम अडानी का मुद्दा उठेगा तो कांग्रेस को केंद्र पर हमले का एक और मौका मिलेगा, तीखे आरोपों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अब संसद में बाजी कुछ पलटती सी नजर आ रही है। राहुल के एक एक हमलों को लेकर सरकार की ओर से सबूतों की मांग की जा रही है। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला, लेकिन खड़गे के संबोधन के दौरान बीजेपी के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम मोदी पर लगाए आरोपों के सबूतों को मुद्दा बनाने लगे। कुछ देर में सभापति खड़े हुए और नारेबाजी कर रहे सांसदों की बजाय खड़गे को ही चुप होने का इशारा किया। सदन में उनके बयानों पर नाराजगी जता दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन, आई रिक्वेस्ट यू, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. No. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is... इसी बीच विरोधी दलों की ओर से भी सदन में नारेबाजी चलती रही। अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग उठती रही। लेकिन इस मांग के बीच बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। गलत आरोपों का दावा कर कांग्रेस पर हमला कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर उनको माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। मैं मानता हूं कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग के विपक्ष के नेताओं ने ये व्यक्त करना चाहिए कि आगे वो सदन की कार्रवाई ठीक से सुचारू रूप से चलने दें। उधर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसका सदन में विरोध हो। क्या है कि इस एजिटेशन चल रहा है, इसको किस ढंग से सुलझाना और हमारे चेयरमैन साहब इसको सुलझाने के लिए किस ढंग से वो कोशिश करेंगे। जो पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, वही बात उन्होंने कही है, उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसीलिए उसका जवाब वो देंगे। कहता है कि यदि आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कलीग के ऊपर आप कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्पीकर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके लिए पेपर देना पड़ेगा। ना आपने स्पीकर को नोटिस दिया, ना स्पीकर को सेटिस्फाई किया, ना आपके पास कोई अथॉरिटी था, कोई पेपर था। तो आज जो है मेरे प्रिविलेज पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनसे जवाब मांगा है। 15 फरवरी तक मुझे लगता है कि उनके पास एक भी पेपर नहीं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा था, उठपटांग बातें की, बकवास बातें की, घटिया मानसिकता से उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने देश दुनिया में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज के ऊपर जो है आघात किया है, और उसका जो प्रतिफल होगा कि उनके पास जब जवाब नहीं है तो उसमें उनकी सदस्यता जाने की पूरी संभावना। राहुल गांधी को पीएम मोदी पर लगाए आरोपों पर संसद सचिवालय को 15 फरवरी तक जवाब देना है। राहुल फिलहाल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। उनकी गैर मौजूदगी में भी यह मुद्दा संसद में गरमाएगा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा बढ़ता जाएगा। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। गुजरात में नई एजुकेशन पॉलिसी पर संग्राम तेज हो चुका है। वडोदरा में अभिभावक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको आशंका यह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी से उनके बच्चों का एक साल खराब हो सकता है। ये तस्वीरें गुजरात के बड़ोदरा की है। शिक्षा विभाग के नए नियम के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
दरअसल नए नियम के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 जून को 6 वर्ष पूरी हो चुकी होगी, उन्हीं को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। इस नियम को 3 साल तक वैकल्पिक किया गया था, लेकिन अब नए सत्र से ये लागू हो जाएगा। इस नियम से ऐसे सैकड़ों बच्चों का 1 साल बर्बाद हो सकता है, जिन्होंने सीनियर केजी की पढ़ाई पूरी कर ली है। ये एग्जाम्पल देने आए हैं कि जैसे वो बाकी लोगों का सुन सकते हैं, जैसे कि वो बिल्डर्स का एक ही मीटिंग में रेजोल्यूशन ला सकते हैं, रखड़ते ढोर के इशू का ला सकते हैं। तो हम जब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट हम लोगों की एप्लीकेशन, इन बच्चों की एप्लीकेशन क्यों नहीं कंसिडर कर रही है? ठीक है, ये बच्चे छोटे हैं, अभी वो बोल नहीं सकते अपने लिए, इसलिए उनको कोई सुनना नहीं चाह रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे आए हैं काली पट्टी लगा के, क्योंकि लिटरली उनकी वॉइस को कुछ मायना दिया ही नहीं जा रहा है यहाँ पे, ऐसा ही हम लोगों को फील हो रहा है। तो हम फिर से वही बोलने के लिए आए हैं कि हम अभी भी यही हैं, हम अभी भी वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट इतना सोच सकती है, वो लोग रिलैक्सेशन दे सकते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, तो हमारी लागनीशील सरकार बच्चों के लिए लागनी क्यों नहीं रखती? लगभग सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में कई अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनके बच्चों की उम्र 1 जून 2023 को 6 वर्ष नहीं हो रही है। दिक्कत यह है कि अगर 6 वर्ष पूरे होने में 1 महीना या 1 दिन भी बाकी रहेगा तो प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में भी शिक्षा विभाग ने अभी तक किसी छूट की घोषणा नहीं की है। तो हमारी एक गुहार है सरकार से कि ये रूल जो है उसमें कुछ राहत दी जाए, क्योंकि अगर राहत दी जाएंगे, 6 महीने की सिर्फ राहत दी जाए, तो ये 3 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो ख़राब नहीं होगा। गुजरात के जो पेरेंट्स हैं वो इस रूल की वजह से उनके फीस के तौर पर, एजुकेशन एक्सपेंसेस के तौर पर 3000 करोड़, क्योंकि एक बच्चे के पीछे ऑन एन एवरेज 1 साल का 1 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो ऐसे में 3 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो 3000 करोड़ का नुकसान ये पेरेंट्स का होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नए सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की उम्र सीमा के नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये नियम पहली बार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में लागू किया जाएगा। इस नियम की घोषणा 3 साल पहले ही कर दी गई थी और लागू अब किया जा रहा है। अभिभावक इस नियम से छूट देने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल संचालकों का भी मानना है कि बहुत से बच्चे प्रवेश लेने से वंचित रह सकते हैं। बोर्ड उम्र सीमा में 1 या 2 महीने की छूट देता है तो बच्चों का 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फाइंडिंग गट्टू बुक का विमोचन किया है। फाइंडिंग गट्टू स्वर्गीय गुजराती उपन्यासकार पन्नालाल पटेल की 7 खंडों वाली आत्मकथा जिंदगी संजीवनी का संक्षिप्त अंग्रेजी अनुवाद है, जो 1981 और 1986 के बीच गुजराती में प्रकाशित की गई थी। इस किताब की लेखिका नताशा पटेल नेमा है, जो दिवंगत लेखिका की पोती हैं। उन्होंने आत्मकथा के कुछ चुनिंदा अध्यायों का अनुवाद किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए लेखकों और कला को और ज्यादा निखरने का मौका मिला है। गुजराती में अंग्रेजी पर भाषा कोई पण होय, भाषा दरेक जेने व्यक्तित्व जे छे पन्नालालभाई ए व्यक्तित्व दरेक जन सुधी पहोंचे, सामेनो व्यक्ति जे भाषा में समझतो ए भाषा में एना सुधी पहोंचे, ये आपणा माटे गौरव अने ये ज्यारे प्रयत्न बेन नताशाए खूब सारी रीते कर्यो छे, एवं भाग्यश्रीए पुस्तक वांच्युं छे, मैं वांच्युं नथी। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी सूरत के कपड़ा कारोबारी पिछले 7 साल से बिजली की कटौती समस्या से परेशान हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कपड़ा कारोबारियों की समस्या के समाधान की पहल की थी, लेकिन आरोप अब यह है कि चुनाव के बाद उनकी समस्या को सुनने वाला कोई है ही नहीं। बिजली विभाग और सरकार की अनदेखी के बारे में खुद कपड़ा कारोबारी क्या कह रहे हैं, सुनिए।
सूरत के कपड़ा व्यवसायी बिजली कटौती की समस्या से लगातार जूझते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ कुछ कपड़ा व्यवसायी मौजूद है और इनसे ही हम समझ लेते हैं कि वो बिजली की जो कटौती की समस्या है वो कब से जूझ रहे हैं और किस तरह की शिकायत कर चुके हैं। सरकार ने चुनाव से पहले क्या वादे किए थे, चुनाव के बाद सरकार ने क्या कुछ किया। क्या नाम है आपका? विजय मांगू। क्या विजय भाई, ये समस्या जो बिजली कटौती की है कब से चली आ रही है आप लोग के सामने और क्या कुछ सरकार से आपने शिकायतें की, क्या कुछ सरकार ने सुनवाई की आपकी? बिजली कटौती की जो समस्या है वो 2016 से हम लोग बार बार ऊर्जा सदन के अंदर DGVCL के अंदर बार बार रजूआत कर चुके हैं। उसके बाद इलेक्शन के पहले जैसे ऊर्जा मंत्री मुकेश भाई पटेल ने जैसे सभी अधिकारियों के MD लेवल के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और उसमें कई समस्याओं का समाधान की बात हुई थी और 50% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान भी हो चुका है। लेकिन जो मूल समस्या है, जो बिजली कटौती की समस्या है, दिन में 4 से 5 बार जो बिजली जाती है और क्षण भर का जो झटका आता है वो समस्या है, वो अभी तक दूर नहीं हुआ है। इसके लिए अगर कलेक्टर साहब जो प्रांत ऑफिसर को बुला के कलेक्टर साहब की इच्छा शक्ति से जो इस समस्या का समाधान हो सकता है, उससे अलावा और कोई समाधान नहीं हो सकता। चुनाव से पहले भी सरकार ने आप लोगों के साथ बातचीत की, बैठकें की थी, समस्या समाधान करने की बात कही थी। चुनाव के बाद क्या कुछ असर नजर आया इस पर? कोई सुन रहा है आपकी बात को? हाँ, जरूर सुधार हुआ है। क्या है कि जहाँ पर SS लगी है वहाँ से लेके फीडर ने लगाए हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किया है। ये फीडर में भी कहीं जंक्शन डालना हो तो वो डाला है, सुधार हुआ है। लेकिन जो होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सामने वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या है कि अंडरग्राउंड जब तक नहीं होगा तब तक तो ये बाहर की समस्या और रहती ही रहेगी ऐसी। बिल्कुल। तो ये तमाम लोग हैं, आप देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट है और इनकी लूम्स वगैरह चलते हैं, कपड़ा बुनने का काम इनकी फैक्ट्रियों में होता है। आप अपनी समस्या को लेकर सरकार को कितनी बार लिख चुके हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों को कितनी बार लिख चुके हैं? क्या कुछ वहाँ से सुनवाई हो रही है? सूरत के अंदर कड़ोदरा, कामरेज, लसकाना, किंग पिपोदरा, सायण में, डेलाड़ में, गोथाड़ में, वेलंजा में, इतनी जगह पे SS का जो नया SS बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, तो नई मशीन आगे बढ़ रही है, नया मशीन आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है मशीन। तो इस हिसाब से जैसे विकास हो रहा है उस हिसाब से बिजली कटौती की जो समस्या है वो बढ़ रही है। इसीलिए बढ़ रही है कि मशीन बढ़ रहे हैं। एक बात ये महत्वपूर्ण ये भी कह रहे हैं कि धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। पहले क्या था कि कुछ अलग टेक्नोलॉजी से मानव उसे मशीनों को चलाता था तो टेक्नोलॉजी कम हुआ करती थी, नुकसान कम होता था। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो बिजली की कटौती है वो अगर हो जाती है तो इनकी मशीनों में जो कार्ड्स वगैरह लगते हैं, जो पार्ट्स लगते हैं, उनमें नुकसान हो जाता है। तो अब नुकसान जो है, बिजली कटौती समस्या पहले भी रही तो नुकसान कम होता था, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी मशीनों में तो नुकसान बढ़ रहा है। सरकार को इनकी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि 2016 से लेकर 2023 तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, फिर भी लोगों को उम्मीद है कि सरकार उनकी बात को जरूर सुनेगी और नहीं सुनेगी तो लोग अपनी तरफ से लड़ाई लड़ते रहेंगे। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। गुजरात के पाटन चरंका सोलर प्लांट में भीषण आग लगी। ये सोलर प्लांट भेल कंपनी का है। माना यह भी जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। अधिकारियों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लाइट पैनल के ट्रांसफार्मर के साथ शुरू हुई और देखते ही देखते प्लांट के एक हिस्से में फैलती चली गई। सोलर के कई पैनल्स इसकी आग की चपेट में आए। आग लगने की वजह से धुआं इतना ज्यादा फैल गया था कि घंटों तक धुएं का गुबार ऐसे ही आसमान में छाया रहा। आग लगने के बाद पाटन जिले के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी और तब जाकर इस आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। सूरत के वराछा इलाके में स्थित विट्ठल नगर सोसाइटी में गलियां केमिकल वाले पानी और दलदल से भर गई हैं। दरअसल जब से यहां पर मेट्रो का काम शुरू हुआ है तब से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गली के कई मकानों के भीतर ये झाग भर गया है। स्थानीय लोग अपने घरों की सफाई करके पानी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सड़क पर वो पानी जमा हो जाता है और इसे लेकर लोगों ने प्रशासन से अब गुहार लगाई है। उनकी समस्या का कोई समाधान निकाला जाए, यही मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किया।
ये बेंगलुरु में एयरो शो 17 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें 98 देशों की 809 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। 35,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में इस एयरो शो के दौरान भारत के फाइटर से लेकर हेलीकॉप्टर्स ने शानदार करतब दिखाए। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है।